बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। पीटीआई की हुकूमत ने शुरू में कहा था कि हमारे पास बहुत बेहतरीन माहिरीन की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है जो अवामी मसले हल करेगी। महंगाई आसमानों को बातें कर रही है और इस वक्त वफाकी काबीना अपनी रीशफलिंग में हैट ट्रिक करने जा रही है। बार बार वज़रा को बदला जा रहा है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कारकर्दगी एक मिनिस्टर की एक मिनिस्ट्री में अच्छी नहीं है तो दूसरी जगह वो कौन से तीर मार लेगा। पंजाब में क्या नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और कराची में कुत्ते लोगों को काट रहे हैं। 25 लाख जो रजिस्टर्ड कुत्ते हैं, जो उनका डाटा इकट्ठा किया है, 95 करोड़ रुपए बजट उन पर खर्च हुआ है। पता ये चला कि NGO है जिसने 15,000 कुत्तों को यानी डिसेबल किया है। वो क्या लफ्ज़ है, डिसेबल किया, मारा तो नहीं है उन्होंने, उसको किसी काम का नहीं छोड़ा। लेकिन वो सिंध हुकूमत भी क्लेम करती है कि वो 15,000 कुत्ते हमने मारे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकतूर साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? हुकूमत ने रीशफलिंग की वफाकी काबीना में हैट ट्रिक करने जा रही है और पंजाब में नो कॉन्फिडेंस भी बात में आ जाएगी। क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अवाम तो महंगाई से परेशान है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का बार बार कलीदी ओहदों पर तब्दीलियां करना, वो इस बात का अवाम को नज़र आता है ये कि हुकूमत कोई स्टेबल नहीं है और अपना जो काम है वो एक आप कहें कि अच्छी तरह से कर नहीं पा रही, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनती हैं फिर आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं, लोगों को लाते हैं और फिर उनको तब्दील कर देते हैं। IG 6 तब्दील हो गए यहाँ पर, अब वज़ीर ख़जाना भी गए और ये वो वज़ीर ख़जाना, रेलवे गए, फिर इंफॉर्मेशन वज़ीर इत्तलात आ गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदल गए। जी हाँ, तो कल वैसे किसी ने मजाक में कहा कि आप फलाने को लगा दें वज़ीर ख़जाना, तो एक साहब ने आगे से जवाब दिया कि भाई उनको तो ख़जाने का कुछ पता ही नहीं, वो तो इकनॉमिक्स को कुछ नहीं जानते, वो तो उनको इकनॉमिक्स की कोई शुद्ध भी नहीं, फाइनेंस की। तो मैंने कहा कि फवाद चौधरी को कौन सी शुद्ध है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो काम है, फिर बहुत लेदे हुई पिछले दिनों ये जो स्टेट बैंक को फुल ऑटोनॉमी दी जा रही है, और फुल ऑटोनॉमी ज़रूर दें लेकिन पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम से ही बाहर कर देना तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्नर को, वो तो फिर एक किस्म का खुद मुख्तार रियासत दर रियासत। तो रियासत मदीना के अंदर एक फाइनेंशियल जो करतूत होते रहे कि स्टेट बैंक ने अगर इलेक्शन जीतना है तो पैसे आप दोबारा नए नोट छापें, पेमेंट करनी है नोट छापें, और फराते ज़र तो होती है। तो फिर उसमें कोई मुल्क की बेहतरी तो नज़र नहीं आएगी अगर इस तरह की सूरत हाल हो। और अभी हैट्रिक तो हो गई वजारत ख़जाना के अंदर और एक उससे भी आगे जा रहे हैं, अभी चौथे साहब आएंगे और वैसे आ चुके हैं लेकिन वो टेम्परेरी हैं। शायद कोई और बहुत ही दुर्रे नायाब ये लेकर आएँ और उससे ख़जाने के मामला बेहतर चलें। लेकिन सिर्फ ये होता है कि आपने एक साहब से काम करवाया और बड़ा उनको ट्रस्ट किया और वो बड़े मंझे हुए वज़ीर ख़जाना थे। कोई पहले एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, वो तो मुशर्रफ के साथ भी रहे, जरदारी की टेक्निकल बात भी है क्योंकि इलेक्शन में दूसरी गवर्नमेंट में भी रहे, काफ़ी लीग के वक्त में भी रहे। जी, तो अब उनको फिर अगर उनको आपने तादीब करनी थी नेशनल मीडिया के ऊपर तो वज़ीर आज़म खुद कर देते तो बहुत बेहतर था। उन्होंने वज़ीर इत्तलात से ये कहलवा के, अब पता नहीं वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे कहो या ना कहो, वज़ीर इत्तलात बेसिकली स्पोक्समैन ही होता है, वो जोश खताबत में कह गए, लेकिन ये जो कहा कि जी उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी इस वजह से उनको निकाल दिया गया। फ्राज ऐसा नहीं है कि उनकी ज़ुबान ये सुबकी वाली बात लगती है। अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो आपने उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया? और अगर वो जीत जाते तो आप तो उनको चेयरमैन बनवाने जा रहे थे और अब आपने यकायक कह दिया कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी इसलिए उनको निकाल दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि जोश खताबत कुछ ज़्यादा हो गया। ये शायद मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म की भी मंशा ये नहीं थी। हमारे सियासत में रवायती इस तरह बंदे यूज एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। जी हाँ, गिरते डूबते सूरज को लोग कहते हैं कि एक धक्का और दे दो, तो वो अच्छी बात नहीं होती, इससे हुकूमत का तासुर ठीक नहीं पड़ता। बाकी जो है अवाम की पहली प्रायोरिटी इस वक्त महंगाई है और इकोनॉमी की बेहतरी। ये जो अक्सर मसलन परसेप्शन है कि IMF का फलां आदमी है, मुझे बताइए जहाँ से हम कर्जा लेते हैं जी वो कर्जा मांगते हैं। नहीं, आपने देखा कि मुशर्रफ दौर में भी हमने तकरीबन 5 बिलियन जो कर्जा वापस किया था
अयूब खान के दौर को तो आप छोड़ ही दें, वो तो हम लोगों को कर्जा देने वाले मुल्कों में भी शामिल थे। लेकिन वजह अब ये है कि अगर आप कर्जा लेते हैं और कर्जा लेने वाले को इतनी ज्यादा शराइत मनवाने का हक हासिल नहीं होता, वो ये कहते हैं कि ये आपने वापस करना है, तो वो खुद गाइडलाइन भी फराहम करते हैं। वो बात सही है, उनकी शराइत माननी पड़ती है, लेकिन फिर आप इंतखाबी मुहिमों में ये तो ना कहा जाए कि ये बड़ी बेगैरती की बात है और ये बड़ी बेशर्मी की बात है, और अगर मुझे करना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो जब आपका माजी ये हो जाता है तो फिर आपके जो इक़दामात हैं उनको लोग इस नज़र से देखते हैं, लोग तनकीद की नज़र से देखते हैं। आपने खुद कहा हुआ है कि हम किसी सूरत IMF के पास नहीं जाएंगे, उनके आगे कशकोल नहीं फैलाएंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे। आपने फिर कर लिया कशकोल एक्सटेंड, और आपने कंप्लीट डिपेंडेंसी उन पर कर दी। और फिर इस तरह की सूरत हाल के अंदर इस तरह के बयानात, मेरा ख्याल है ये बयान जो शिबली फराज साहब ने दिया, ये कोई हुकूमत के हक में अच्छा नहीं गया, इसने अच्छा तासर नहीं दिया। और जाहिर साहब तो कहते हैं कि हमारा PDM का एक गोल हमने अचीव कर लिया, क्योंकि हमने वहाँ हराया था, हम इसके खिलाफ थे, इकानमी का इसने बेड़ा गर्क किया है और ये किसी काम का नहीं था, IMF का नुमाइंदा था, तो वो अपने अंजाम को पहुँच गया। उन्होंने वो PDM ने इससे अपना फ़ायदा निकाल लिया, वो भी बयानबाजी है। तो हम इस बयानबाजियों के चुंगल से कब निकलेंगे, हम अमली काम होता कब देखेंगे? अच्छे इशारे अब इशारे नजर आए हैं, डॉलर जो 53 पे आ गया। वो कहते हैं कि हमारी जो हर आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट बना हुआ है, मसलन यहाँ यानी बाल काटने वाले कैंची से लेके एटम बम बनाने तक, तो हमारे एंकर भी और हमारे सारे दोस्त भी और ख़ास तौर पर सियासतदान भी वो इस पर तो बहुत कमान रखते हैं। और इवन दैन के हमारे कई बड़े सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जो अब टेलीविजन पर नज़र नहीं आते, वो तो वजीर भी रखने से पहले ये इस्तेकाक समझते थे कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया, या कोई बंदा पसंद क्यों नहीं आता, कहते वो परी कहाँ से लाऊं। देखिए इकबाल शाह साहब, ये बड़ा आपने ना एक ऐसा सवाल पूछा है, हाँ। यकीन जानिए कि शर्मिंदगी वाज़िक होती है। मसलन आप जहाँ अगर बैठे हैं ना, तो आपके पीछे एक लंबी दस्तान है, एक एक्सपीरियंस है, आप एक शोबा ज़िंदगी से गुजर के आए हैं, अरूज व ज़वाल आपने देखा है, आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया और एक इंतज़ामी के हिस्सा हैं। लिहाजा अगर आप पर किसी हवाले से अगर आप कोई चीज़ पूछेंगे तो आप ऐसे ही जवाब चाहेंगे जैसा कि आपने अपनी अमली ज़िंदगी में देखा और सुना होगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम ये तो कहते हैं यहाँ बैठकर एज एंकर बड़े बड़े चैनलों पे बैठकर कि वज़ीर ख़ज़ाना ऐसा होना चाहिए, फ़लाँ ऐसा होना चाहिए, फ़लाँ ऐसा होना चाहिए, उसमें 100 किस्म की खामियाँ भी निकालते हैं, खूबियाँ भी तलाश करते हैं। लेकिन यह कि जब उन पर उंगली उठाई जाए कि भाई ये बताओ कि आपका जर्नलिज्म की फील्ड में कितना तजर्बा है, बेचता था जी, आपने कितने अखबार देखे हैं, आपकी सियासी हिस्ट्री क्या है, आप कितने लोगों के मुतालिक जानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके उस जवाब नफ़ी में आएगा। बुनियादी तौर पे आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और ये यकीन जानिए कि आपके यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठकर वो बातें होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में बड़े बड़े चैनलों पर नहीं होती। देखिए हमारे यहाँ परसेप्शन ज़्यादा प्रीवेल करती है, झूठ ज़्यादा प्रीवेल करता है, दयानतदारी की निस्बत बददियानती ज़्यादा प्रीवेल करती है, माइंडसेट के लोग इकट्ठे होकर सोशल मीडिया पर हम चलाते हैं। हर शख्स अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहता है कि ऐसा हो, ऐसा नहीं, हकायक कुछ और होते। पहली बात तो ये है कि देखिए हमारे यहाँ हमारे मुल्क को गवर्नेंस के इश्यूज जो है ना वो खसूसन दरपेश है, बड़े अरसे से दरपेश हैं, तकरीबन 70 सालों से, क्योंकि यहाँ अरूज व ज़वाल का दौर रहा। दूसरी बड़ी अहम बात यह कि हम क्यों ये भूल जाते हैं कि आईनी तौर पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का वो सरबराह होता है, ये उसकी मर्जी होती है। अगर एक वज़ीर परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी मंशा के मुताबिक कैबिनेट में, तो उसको रीशफल करने का, हटाने का उसको हक हासिल होता है। मसलन आज से चंद दिन कबल हम सारे के सारे कह रहे थे IMF का बंदा, IMF का बंदा, आज हम कह रहे हैं लोगों जी अगर उसको निकाला तो किस अंदाज में निकाला। देखिए हम बगैर पढ़े लिखे बात करते हैं, एक आईनी तकाजा होता है कि कोई भी शख्स 6 माह तक आईनी तौर पर एक ओहदे पर एज ए वाकई वजीर रह सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ उसको वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होता है। देखिए जैसे कि ये एक आईनी तकाजा था, ये एक पिटीशन गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को और जमना अटारी जनरल से बुलाया था कि ये जो वजीर साहब हैं ये तो मुशीर है, लिहाजा ये CCI में भी कैसे बैठ सकते हैं, वहाँ के प्रोटोकॉल ये है। तो लिहाजा फिर सोचा गया सोचा गया कि इसाक डार साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़वाकर वो एक जो आईनी खामी थी वो पूरी की जाए। लिहाजा जब वो इलेक्शन हार गए तो ऑटोमेटिकली उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, ये चीज भी हुई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा था कि आप टिल फर्दर
काम जारी रखें। लिहाजा उनको टेक्निकल बुनियाद पर हटाया गया, लेकिन एक तीर से दो शिकार खेलना हमारी पुरानी रवायत है। हमने कहा कि चले जी वो काम नहीं कर रहा था, ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर कैसर सलम साहब तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी किसी ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और अब्दुल्ला मलिक साहब आप बात कर रहे थे। सियासत भी मेरे उस्ताद मतलब मैं उन्हें वेलकम करता हूँ और मादत के वो प्रोग्राम में आए और हम खड़े नहीं हो सके। उस्ताद के एहतराम लाजमी होता है। कैसे साहब का एक बड़ा नाम लगे हुए। मैंने ये कहना चाह रहा था कि देखिए सियासत बड़ी जालिम होती है। जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला तो उन्होंने पूछा कि ये वी ए जाफरी कौन है। बताया गया जी ये आपके वजीर खजाना है। देखिए ऐसा भी होता है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हफीज शेख पीपल पार्टी के में वजीर खजाना रहे, तब तक वो बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने इमरान खान को ज्वाइन किया तो वो IMF के हो गए। हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है, कोई मोदी का यार है, कोई इसराइली एजेंट है, कोई CIA का एजेंट है। काश के पाकिस्तान को कभी कैस साहब जैसे भी लोग मिलते और यहाँ पर इंटेलिजेंसिया के लोग बैठे थे, वाइस चांसलर बैठा होता था, कोई फिल्म प्रोड्यूसर बैठा था। पाकिस्तान में हमें वो नजर नहीं आते और पता चलता है कि हसीना महीना। ये बात वो इसलिए की जा सकती है कि यहाँ एक माइंड सेट है अपना अपना वजीर, बल्कि हम इससे पहले ये बात कर चुके थे कि यहाँ अपने अपनी शख्सियत, अपने अपने खुदा और अपने अपने बुत, इन सब एक्सटेंट इसको आप बेस्ट इंटरेस्ट कह सकते हैं और कह सकते हैं कि उनके बेनिफिशरीज हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो वो उनको आदमी अच्छा लगता है या नहीं लगता। उनको वो भी लगता है सईद अहमद जैसा आदमी जो कई बिलियन रुपए से गर्क कर गया और वो किसी के कहने के ऊपर वो उसने पेमेंट्स रोकी और डॉलर को नीचे रखा और स्टेट बैंक को नुकसान हुआ। अब क्या कहेंगे, इस बात हो रही थी हफीज शेख जो वज़ीर खजाना को रिशफल किया गया, हटाया गया और हमाद अजहर साहब आए। क्या कहेंगे कि वो कहते हैं जी ये IMF का नुमाइंदा था, स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी मुतासर हो गई है, खुद मुख्तारी छीन ली गई है, अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है और ऐसे ऐसे लोग बात कर रहे हैं जिनको मेरा तो ख्याल उनके घर वाले आटा भी नहीं देते, उधार दुकानदार सौदा देता। क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक सोशल मीडिया का तल्लुक है, ये तो
आजाद कौम को कर दिया गया है, कोई सेंसर नहीं है, कोई पॉलिटिकल, और वो पॉलिटिकल फिलोसफीज भी अब नहीं है, और अपोजिशन और गवर्नमेंट भी एक दूसरे पे इल्जाम राशि पहले करती हैं, और वो जो सारे इश्यूज हैं। बात ये है जी कि टेक्निकली इस कॉम्पिटेंस का बंदा है क्या जी, तो फीस शेख ना अपना स्टेट बैंक की जो सॉवरेनिटी, मैं उस पे आता हूँ वन बाय वन। मैं पहले उस पे पहले हफीज शेख साहब की बात कर लूं कि क्योंकि मुशर्रफ के ज़माने में जो रिफॉर्म्स हुए और उसने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके मुशर्रफ के ज़माने में सर्विस सेक्टर को 55% आपकी ग्रोथ का हिस्सा बना दिया, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को उससे नीचे, ये स्ट्रक्चरल हुआ कि एग्रीकल्चर से उठा के, तो ख्याल ये था कि ये वो पॉलिसीज को आगे ले जाएगा, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी ये रहे और अब इस गवर्नमेंट में भी रहे। मगर टेक्निकली जब वो इलेक्शन हार गए तो फिर ये किसी एक कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि ही मॉरली ही शुड हैव रिजाइन, तो अब जरूरत पेश आ गई मुंतखब हो जाए। अब तो वो तो हार गए ना जी इलेक्शन, तो अगला बजट देना था, उसकी तैयारी करनी है, तो शायद मिनिस्टर ऑफ जो हैं इंडस्ट्रीज को ये हमारे रजा साहब को दिया है, जब तक उनको कोई और आदमी नहीं मिलता। मिनिस्टर्स आते और जाते रहते हैं, ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, और मैं हमेशा से समझता हूं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ही मिनिस्टर, या तो पहले आप उनको इलेक्ट कराएं जो इतने टेक्नोक्रेट्स हैं, या फिर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कौम के साथ तल्लुक जो है वो उनका था। बाकी ये है कि आप मुस्लिम नोन में साग डाल के अलावा मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर होता ही नहीं था, शायद मेरा ख्याल है कि उससे पहले भी तो सर अल्टीमेटली वजीर आजम नहीं चलाना है। ये बात ये है जी कि इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसका जो असल इशू अब आ गया है, और जिसके ऊपर आपका सवाल है कि आपके पास एक फिस्कल पॉलिसी है जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चलाता है एफबीआर की मदद से। इसने टैक्स इकट्ठे करने होते हैं और एक्सपेंडिचर करना होता है इन दी कॉन्टेक्स्ट। दूसरी तरफ जो बैलेंसिंग फोर्स होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और वो सेंट्रल बैंक की थी। इसहाक डार साहब के ज़माने में वो दोनों को कंट्रोल करते थे, इररिस्पेक्टिवली ब्यूरोक्रेट्स को बनाया हुआ था सेंट्रल बैंक का इंचार्ज, और 35 यानी चेयरमैन थे मुख्तलिफ पैरेलल चलती थी ये दोनों, दरबार से लेके सारे मॉनेटरी पॉलिसी भी सपोर्ट करती थी। अब जो टेक्निकली तो ये टेक्स्ट बुक प्रेशर है, बट आईएमएफ के आप मेंबर हैं पहले दिन से हैं, जब से आप आईएमएफ बना है उसका पहले दिन से फ्रीडमैन का फिलॉसफी चलती है कि 95 मुल्कों में ये पॉलिसी मौजूद है। ज्यादा सर उनका बेसिक्स है कि जो सेंट्रल बैंक होगा वो ऑटोनोमस होगा और वो काउंटर टू द फिस्कल पॉलिसी चलेगा। मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो गवर्नमेंट को चलाएगी, गवर्नमेंट को फाइनेंस करेगी, और आपका जो सेंट्रल बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल्स को फाइनेंस करेगा। अब वो गवर्नमेंट को कर्जे नहीं दिया करेगा जो इस तरह पहले था, इसकी ऑटोनॉमी। जहां मुझे डर लगा है वो ये है कि वो जो ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि उसके बोर्ड जो है उस पे केस नहीं हो सकते या उसको ट्रांसपेरेंसी उसकी नहीं दिखाई जा सकती, वो है जो गड़बड़ है। वरना ये बैलेंसिंग पावर्स होती हैं। वो ये कहते हैं कि मसलन ना उनको नैब के तौर पर आंसरेबल है, ना वो किसी देखें वो तो दूसरा खास जो पॉइंट उन्होंने वो दिया है वो ये है कि सपोज मुल्क में कोई सैलाब आ जाता है, डिजास्टर हो जाता है, जंग लग जाती है, बीमारी लग जाती है, तो हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो वो फिर स्टेट बैंक से अक्सर नहीं, वो तो पहले भी लेते हैं, ये नहीं है इशू। इशू ये है कि उसका जो बोर्ड है, जिस तरह आपकी बाकी जो अदारे हैं इस मुल्क के जो ऑटोनोमस हैं उनके बोर्ड्स भी अकाउंटेबल तो होंगे ना। चले आप एफआईआर के नहीं करते, पार्लियामेंट के अकाउंटेबल, पंजाब में बना हुआ है, अकाउंट कमेटी के तो अकाउंटेबल होंगे ना जी। आप ये तो नहीं हो सकता कि आउट ऑफ पाकिस्तान हो जाएं ये चीजें, आपने इंटरनेशनल। बट इन द एंड ऑफ थिंग्स जो न्यू क्लासिकल पॉलिसी है जो इस गवर्नमेंट की है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी चलेगी,
जो इंडिपेंडेंटली होगी, फिस्कल पॉलिसी से नहीं चलेगी। अब ये मैं जो समझा वो ये है कि अगर हुकूमत यानी आज जिस तरह सर्कुलर डेट रोक लेती है, कोई ऐसा फेक काम करना चाहे तो वो स्टेट बैंक मॉनिटरिंग सिस्टम को अगर मजबूत हो तो अखराजात को ये खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, खास हाथ से नहीं बढ़ेंगे। देखें सर, 2 रिपोर्टें आती हैं आपके पास हर साल। एक आपका बजट होता है और स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जो जिसमें कई दफा हुकूमतें, मुशर्रफ समेत की हुकूमतें गड़बड़ कर चुकी हैं। उसके खिलाफ स्टेट बैंक रिपोर्ट आती है जो शायद जनवरी को आती है, जो ज्यादा क्रेडिबल, और जब वो ज्यादा इंडिपेंडेंट अदारा होगा तो वो ज्यादा जो गड़बड़ें उधर की हैं, फिर इसका मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिर वो गड़बड़े अपने अदादो शुमार में नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक और इंडिपेंडेंट अदारा चेक एंड बैलेंसेस करेगा। ये हैं जो इश्यूज हैं, वो नहीं है कि ये फिर दूसरा है कि ये मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर मसलन जिस तरह करती है कि इलेक्शन जीतना हो या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी हो या मसलन जाली डॉलर को नीचे रखना हो तो वो दबाव अब शिकार नहीं होगा, बोर्ड फैसला करेगा। जी, अब जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के दबाव पे नहीं आएगा इन द कॉन्टेक्स्ट, वो एज साहब को सलाम कर लो जरा, फिर आपकी बातें में सुनते हैं। कल सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से? वहाँ पे टेलीफोन मिल नहीं रहा था, पता नहीं क्या वजह। बात ये हो रही है कि इस वक्त हैट्रिक हुकूमत ने पूरी कर ली है मिनिस्टर की रिशफलिंग के लिए। एक खास जो यानी चेंज है वो वजीर खजाना की है, जिन्होंने यानी इस वक्त हमाद अजहर साहब वजीर खजाना, और हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक वो दोबारा चूंकि मुंतखब नहीं हो सके तो उन्होंने छोड़ दिया। लोग ये कह रहे हैं कि IMF के नुमाइंदे हैं, और हम ये सवाल डॉक्टर साहब बैठे कैसर सलम साहब तुमसे पूछ रहे थे, सुन लें फिर आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब बात करें। देखिए, आप पहले दिन से जो IMF के मेंबर बने हैं, हर हुकूमत तो IMF से कर्जे ले चुकी है, तो कर्जा भी उन्हीं से लेना है और शिकायत भी लगानी है कि वो तो आप मुसलमान मुल्कों से जरा कर्जा लेके तो देखें वो किन शरायतों पे आपको देते हैं। अभी सऊदी अरब ने लिया था ना, अभी सऊदी अरब ने आपको 3 बिलियन का पार करने का वादा किया, 1 बिलियन किया था और फिर वो वापस ले लिया, आपसे चीन से लेके देना पड़ा। तो ये रिलीजियस रंग इकोनॉमी को नहीं दिया जाता, ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। IMF का जो असल इशू है कि वर्ल्ड बैंक से जो आपको अभी पैसे मिले हैं 1.5 बिलियन डॉलर है शायद 7 प्रोजेक्ट्स के लिए, वो ना मिलते अगर आप IMF के साथ ना जाते। सो ये रिलीजियस रंग्स नहीं है, ये उस जमाने में जब हम अमेरिका के साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ जंगें लड़ रहे थे, फिर तो ये इशू ज्यादा था कि जी हम उधर नहीं गए। और जब सारी दुनिया कैपिटलिज्म पे चली गई है और सारी दुनिया, चाइना भी IMF का मेंबर है, सऊदी अरब भी IMF मेंबर है और IMF को पैसे देते हैं या हम तो पैसे लेते हैं, तो उसमें अब ये डिबेट नहीं रह जाती। सारे फंड अगर इकट्ठे होंगे यानी तभी वो दूसरा। IMF एक फंड है सर, IMF बैंक नहीं है। फंड का मतलब यह है कि आपके अपने GDP का कुछ हिस्सा वहां पड़ा हुआ है जिससे अपने निकालना है, सिर्फ चंद शर्तों पे निकालना है कि आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट ना कर जाए। कर्नल साहब सुन रहे हैं आप, ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया है और एक तबका यानी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां कहती हैं कि ये अब पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी पर हमला हो गया है। डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि जो कर्जा देने वाला है वो शरायत रखेगा, लेने वाला वो कौन सी शरायत रखेगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये सब कुछ खत्म करके ना, ये पूरा मुल्क जो है ये टीवी पे बैठने वाले जो एंकर्स हैं या फिर ये बहुत सारे जो आके इकोनॉमी के साथ जो डील करते, मेरा ख्याल है उनके हवाले कर दें। वो ज्यादा बेहतर सारी चीजों को समझते। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इन सारी चीजों को जब मैं देखता हूँ। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि डिप्टी गवर्नर सईद था, अगर आपको याद हो, सईद अहमद की बात करें, और उसके बाद जो है वजीर खजाना था इसहाक डार, और जिस तरीके से इन दोनों ने मिल के इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग की और स्टेट बैंक से धड़ाधड़ उन्होंने नोट छपवाए, पूरी दुनिया से ये कर्जा लेते रहे, डॉलर्स को मार्केट के अंदर फेंकते रहे, बाहर से इंपोर्ट बढ़ा दी, यहाँ की अंदर की पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिठा दिया, और देन युद्ध से। लेकिन ये हमारा तो बड़ा कारनामा है कि हमने कॉम्पिटेंट आदमी था, सऊदी अरब में जेल में भी रहा है, वो तो आपको पता है। जी बिल्कुल, हाँ, इतनी इस तरह का सिलसिला है। देखिए मैं एक आपसे अर्ज करूं, आप इट इज नॉट ओनली, आप पाकिस्तान को जरा या स्टेट बैंक का पाकिस्तान को साइड पर रखें, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है क्या समझते हैं कि वो ऑटोनमस नहीं है? अगर वो ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप तो कब का अमेरिकन इकॉनमी को दे चुका, तो मैं ये बता दूं। मकसद सिर्फ ये कहने का है
कि भाई आपने किसी जगह पे कुछ चेक एंड बैलेंस तो रखना है। ये जिस तरह का प्रोपेगेशन आप ओवरऑल पूरे मीडिया पे देखते हैं और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से देखते हैं कि जी वो हमने कश्मीर का सौदा कर दिया, हमने स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई इससे पहले नहीं जाना था ना IMF के पास, अपने मुल्क की तजारत को ठीक करना था, मुल्क की इंडस्ट्रीज को ठीक करना था। ये जो पिछली दोनों हुकूमतें गुजरी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, दे डिडंट डू इट। बट आई वुड से कि जिस तरह भी आप समझें, ठीक है, यू आर बेसिकली नोइंगली, देखें किसी सूरत के अंदर स्टेट बैंक आपसे आउट तो नहीं है, वो अब चला गया डायरेक्टली किसके नीचे, कैबिनेट के नीचे। अब अगर जिस तरह की इस्लाहात ये इखलास से या बिल लेकर आ रहे हैं वो तो नेशनल असेंबली के अंदर अंडर डिस्कशन आना है, उसी के साथ हो जाना है सेनेट के अंदर, अच्छा फिर उसमें पास होना। अच्छा भी एक और चीज भी सोचने इकबाल शाह साहब कि जी वो बड़ा खराब डिसीजन हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये मुल्क दुश्मन डिसीजन है, तो आप यूं समझते हैं कि ये इसमें कोई तब्दीली दोबारा नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। हमने लोगों को ऐसा जिसको कहते हैं पागल बना दिया थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया। आप यकीन मानो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से पीछे हटना शुरू हो गए कि भाई ये इन्होंने हमें बीमार कर दिया है, इन्होंने हमें ज़हनी तौर पे मायूस कर दिया हर चीज से। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को जिस तरीके से डिलीवर चाहिए था, इमरान की हुकूमत को जिस तरीके से डिलीवर करना चाहिए था, स्पेशली वो उस एंगल से तो नहीं कर सके कि अवाम को जो रिलीफ देनी चाहिए थी वो नहीं दी इस हुकूमत ने। भाई अब इनके पास 2 साल हैं, इसके ऊपर फोकस करें, महंगाई को कंट्रोल करें। अच्छा सब्जी और फ्रूट महंगा नहीं है, वो हर वो चीज जिसके अंदर अरबपति लोग इंडस्ट्रीज आते हैं वो चीजें महंगी हैं। सीमेंट महंगा हो गया, बिजली गैस तेल को इस हुकूमत ने खुद महंगा कर दिया। अच्छा चीनी महंगी कर दी, चीनी के ऊपर चलो ठीक है हुकूमत काम कर रही है। बिजली के बार तो कर्नल साहब की उनकी नाअहली साबित होती है कि एक आदमी जब नदीम बाबर को रखते हैं, अब जब 122 अरब रुपए का टीका लग जाता है तो फिर इनको होश आता है। हमारे पास तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेल होती है, डिप्टी कमिश्नर जो है एनपावर करें उनको, आप डिप्टी कमिश्नर इख्तियार दें, वो चीनी को स्टोर में लाक और सील करें, उसकी जो मसलन उसकी कास्ट है प्रोडक्शन की और उसका मुनाफा डाल के तो उसका पेमेंट चेक दे दिए जाए। तो ये कौम के अंदर ये नालायकी तो जाहिर होती है ना, ये तो ना कहें। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज के ऊपर। देखिए एक और चीज आती है, हम पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से सुन रहे थे IPPs वालों से एग्रीमेंट हो रहा है, IPPs वाले एग्री कर गए हैं, IPPs वाले ये कर रहे हैं, फिर देखो तो बिजली महंगी कर दी। और बजाय इसके कि आप बिजली सस्ती करते आपने बिजली महंगी कर दी। वाई? बिकॉज आप दोबारा IMF के पास आपको जाना पड़ गया। देयर वाज नो इशू, बिल्कुल प्रॉब्लम थी हुकूमत को, उनको जाना पड़ गया। बट आई वुड सिंपली से इन सारी चीजों को होशो हवास के साथ देखते हुए आपने सिर्फ ये देखना है कि अवाम की कुव्वत खरीद मुतासर हो रही है। लाइन पर रही है, ब्रिगेड से क्या कहेंगे? कर्नल साहब ने जो बात की है, मेरा ये है कि बस चीनी है जो भी जरूरियात है जिंदगी है, मतलब गुडोन मैंने 1988 के बाद कोई नया गुडोन नहीं देखा। सिंध में चूहे खाए जाते हैं, सिंध में कुत्ते, यानी वो 25 लाख कुत्ता है उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है, 95 करोड़ खा गए हैं, और NGO ने 15 लाख को टीके लगा के नामर्द बना दिया। तो वो कहते हैं हमने किया। ये क्या हो क्या रहा है मुझे बताइए कि सिक्खाशाही चल रही है, एक तरफ तनकीद है वो खा गया, एक तरफ खुद लगे हुए। जी एक बात जो उन्होंने की वो बड़ी अच्छी थी कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पॉलिसीज में भी बैलेंस होना चाहिए, इतदाल होना चाहिए, तवाज़न कायम रहना चाहिए। मेरे ख्याल में तवाज़न होना चाहिए कॉल और फेल के अंदर, और कॉल और फेल का तजाद जो है वो इस वक्त हुकूमत को जो सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ी हुई है वो कॉल और फेल के तजाद की है। कॉल ये था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, तकारीर थी, भाषण थे कि बहुत ही बेगैरती होती है, कशकोल फैला के जाते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है और हम नहीं जाएंगे, जाना पड़ा और ख़ुदकुशी कर लेंगे। राइट, उसके बाद आप चले गए, तो आपने जो कहा वो पूरा नहीं किया। अच्छा, अब उसके अंदर फिर कि जी पिछली हुकूमतें कर गई। ओ भाई, पिछली हुकूमत में भी तो हफीज शेख साहब ही थे ना, उन्होंने ही बतौर वजीर खजाना कर्जे लिए थे, तो वो कर्जे बुरे थे, तो आपने फिर इनको क्यों वजीर खजाना लगाया? ये बातें भी सोचने वाली है ना। ये मैं तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ फाइनेंसिस का, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से मुझे भी ये बातें नजर आती हैं। तो कॉल और फेल के तजाद को खत्म करके बैलेंस कायम कीजिए और हुकूमत चलाइए। अवाम ने आपको वोट देकर मेरे पॉइंट और आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इस पर स्टांस दीजिए क्योंकि मेरे मौजूद बदलना है। मैंने क्या कहेंगे, ये मौजूद क्लोज हो गया? देखिए हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती, नहीं ब्रिगेड साहब ये कह रहे हैं कि मसला ये नहीं है, मसला लीडरशिप की बात करने का अंदाज, उस पर मैं ये करूँगा। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती की बात जो है कि हमारे हीरोज वो हैं
जो हर हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के हिस्सेदार थे और उनकी वजह से पुलिसें नाकाम हुई हैं। आज हमारे चैनल पे वही लोग बैठ के भाषण झाड़ रहे होते हैं जो किसी भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और किसी भी हुकूमत को उन्होंने बेड़ा गर्क किया। मसलन अवकैस साहब बड़े बाप के बड़े बेटे हैं और ऐसे लोग जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ग्रिप रखते हैं, आप चूंकि वो किसी चैनल के मंजूर नजर नहीं है, लिहाजा वो इस किस्म के मंजरनामे में आते नहीं है और उस किस्म की गुफ्तगू वो नहीं करते जिस किस्म की गुफ्तगू एंकर चार मेरा मैं एक आखिर मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया भर में कहीं भी पॉलिसियां बनती है लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई हुकूमत आती है पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को रोल बैक कर देती है, जिससे मुल्क सफर करता है। एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो स्टेबल। चाइना और ईरान का जो मुआहदा है 25 साल, इसको किस नजर से देखते हैं कि सी पैक जिसको हम कहते हैं कि फेज 1 अभी कंप्लीट, वो भी 25 में होना है, फेज 2 तो अभी इंडस्ट्रियल जोन अभी कब बनने, काम भी स्लो हो गया और फिर आप देख रहे हैं कि एक डिस्टिलरी भी लग गई है, यानी वो बड़ी ज़रूरी थी गालबन उसने लगी है। तो ये अब चाइना के साथ ईरान का जो मुआहदा हुआ है, हम तो पहले ही समझते कि क्या बाहर है ये है। आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के साथ, तो दुशंबे में भी आपने देखा कि हार्ट ऑफ एशिया में तकरीर किया बना हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कि हमने तो एक्टिव ही किया अफगानिस्तान के, वहाँ का अमन हमारे लिए बड़ी तकवीर का बायस है। ये बताइए चाइना इस वक्त कोई पॉलिसी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? नहीं, चाइना पॉलिसी नहीं बन रहा। उसकी जो ये थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो मल्टी डायमेंशनल है। वो कई जगह से, हमारे मुल्क के अंदर भी 3 उसकी रोड्स हैं, एक ईस्टर्न रूट है, एक वेस्टर्न रूट है और एक सेंट्रल रूट है। कुछ बने हैं कुछ नहीं है। उनका चाबहार की तरफ भी था और रेलवे रूट भी है और हमारे इधर भी रेलवे रूट है। फिर वो श्रीलंका के साथ ऊपर जो इंडिया के साथ सारी उनकी वो चपकेश है, वो ऊपर एक भूटान को वो लेके जा रहे हैं सड़क, रूस के साथ मिलके वो यूरोप की तरफ लेके जा रहे हैं। और उनका अगले 100 साल में तो ये भी है कि ओशंस के नीचे से टनल अमेरिका तक लेके जानी है। सो ये उनके अपने चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है, एक्सेस पैसा भी है और वो इलाके दुनिया के अफ्रीका और एशिया स्पेशली जहां अमेरिका और यूरोप ने तरक्की नहीं दी और उनकी अपनी हुकूमतों ने तरक्की, वहां वो इन रोड कर रहा है। ये इस वक्त जो ट्रंप ने ईरान के साथ किया ये और ईरान पीछे हटा है, उसका फायदा चाइना उठा रहा है। जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूरोप के ऊपर कि उनकी ईरान से तजारत नहीं कर सकते, तो चीन ने कहा कि जी मैं ये सारे मादे कर लेता हूं, करो क्या करते हो इन सच फोर्स, और एडवांटेज उस गैप का ले रहा है। हमारा जो ग्वादर है उस पर कोई असरात आएंगे? जी बेसिकली तो दोनों कंपेटिटिव होंगे ना जी। जहां मुझे अच्छा लगा वो ये है कि चाबहार ने पहले इंडिया से ये मुआहदा किया था 18 जो उन्होंने चीन की वजह से कैंसिल करके अब चीन से किया है। तो फिर हम जो है ये जो उन्होंने कहा कि कई ममालिक ऐसे एक टेलीफोन के ऊपर वो रवैया बदल देते हैं, तो ईरान ऐसा नहीं है, ये कौन सा इशारा था? ये हमारी तरफ नहीं है। इन दी कॉन्टेक्स्ट और बड़े मुल्क हैं जिनके साथ अफ्रीका में भी वो कर रहे हैं एंड सच फोर्थ, और शायद ये इशारा इंग्लैंड की तरफ है क्योंकि उन्होंने जो ये बताइए कि बाबर को हटा दिया गया, तो वो जब इस हुकूमत पर कोई फराड होता है तो फिर ये एकदम इनको जाग आ जाती, कहते हैं तातरिया का बुरदाशुद मार गजीदा बुरदाशुद, जब वसनो शाम का जहर बंदे को असर करके मार चुका होता है तो हकीम को बुला लेते हैं। क्या कहेंगे? बाबर के बारे में बाद में बात करता हूँ। ये जो आपने बीच में सवाल किया था कि जी वो उनका कहना था ईरान का, या ओके जी, और सोशल मीडिया पे और इवन मीडिया के ऊपर ये बात आ रही है कि जी वो कोई जो ममालिक हैं वो एक टेलीफोन के ऊपर ढेर हो जाते हैं। ये दीज वर्ड्स वर नॉट अटर्ड बाय दी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, ये बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए। और ये है वो 5th जनरेशन वारफेयर के चीजों को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से आगे हमारे अखबार तो हेडलाइन लगा चुके। तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। अब उनसे अब अगर कोई इस मुल्क के अंदर कोई सिस्टम होता, कोई चेक एंड बैलेंस होते, तो फिर आप उस अखबार से पूछते कि जी आप इसकी तो सही नहीं, इसकी आप बताएं कि ये खबर कहाँ से कैसे ली और इसका सोर्स क्या है, और आप बताएं कि वाकई ठीक है ये गलत है। बिल्कुल ठीक। अब हुआ नहीं सुनिएगा, अभी हुआ क्या है कि अमेरिका की कॉल गई थी इंडिया को
और उसको कहा गया था जी कि आप ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेंगे, एंड दैट वाज द रीजन, इट वाज बेसिकली इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और सारी चीज को घुमा फिरा के ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल बहुत सारे बैठे हुए होते हैं, और उसको, क्योंकि उनका काम ही यही है कि अपने मुल्क को बेसिकली क्रिटिसाइज करना, अपने मुल्क को टारगेट करना। हमारे अपने लोग अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हमारे यहाँ वो लोग जो खुल के साफ पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, उनकी तो किसी तरह की कोई आवाज सामने नजर नहीं आती। उन लोगों को पकड़ना किसने है, उनसे जवाब किसने मांगा? नहीं, वो देखे कोई भी नहीं पकड़ सकता। आप मुझे इतना बता देना, जो कुछ ये इस वक्त, मैं सूडो इंटेलेक्चुअल बार बार इस जुमले को इसलिए दोहराता हूं कि इसी मीडिया के लोग बैठे हुए वो ऐसे तबसरे करते हैं कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनके फिंगरटिप्स के ऊपर है। वेयर एज के भी हुकूमत है, हुकूमत का पूरा सिस्टम एक चल रहा है, वहां पे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, और एक एंकर आया, उसने ग्रेजुएशन किया, बेबी चलो जी मास कम्युनिकेशन पढ़ के आ गया। तो आप मुझे बताएं ना, उसकी इकोनॉमी के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर कहां भी उसकी नजर चलेगी? जरा पूछे तो सही ना किसी से। ये है वो प्रॉब्लम, और होता यही है। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जहां, ये अनफॉर्चुनेटली ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये लोगों को खराब कर रहा है, लोगों को ना उम्मीद कर रहा है, और लोगों को बेसिकली, जिसको कहते हैं पाकिस्तान, अपने मुल्क को ये क्रिटिसाइज कर रहा है और उसका दुश्मन बना हुआ है। हकीकत में मैं आपको बताऊं, नहीं तो अदारा मौजूद है, मुझे बताइए कि कोई अदारा कैमरा फॉरगेट अबाउट इट, कुछ नहीं कर सकता। आपका कैमरा है किधर है? कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप मुझे ये बताएं, जब कोई खत लिखा जाता तो पैमरा वाला पहले कहते जी होशियार हो, जब हम आपको खत लिख रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग, कौन सा पैमरा की बात करते हैं, और कौन सी कवानीन है एक लिहाज से। ये शुतर बेमुहार मीडिया है, ये अपना एक माइंड सेट, ये सेट इसको चला रहे हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि बुज़दार के खिलाफ वो कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लाना। और ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा है कि हम हमजा को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, ये दूसरी गेम शुरू करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यानी अलग-अलग करने के लिए नई एक साजिश है। क्या कहते हैं जी करण साहब? अच्छा देखिए, अगर ओके, आई थॉट मेरे से सवाल नहीं। देखिए, एक मैं आपसे बात करूं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस्मान बुज़दार को जिस तरीके से पिछले 2.5 सालों में डिलीवर करना था। देखिए, हम एक कैडेट को भेजते हैं ना, 2 सालों के अंदर वो लोगों को, ट्रुप्स को लीड कर रहा होता है और बिल्कुल फ्रंट लाइन में मौजूद होता है। ये शख्स तो 5 मिनट मीडिया को फेस नहीं कर सकता। इमरान का भी प्रॉब्लम ये है कि ये थिक हेडेड, सिंगल हेडेड आदमी है, ये किसी की सुनता नहीं है, एंड दैट इज द रीजन। क्योंकि देखे ना, अगर शहबाज शरीफ ने अगर आपकी तरफ आते हैं बगैर साहब, एक चीज में वो पंजाब में, जी पंजाब में नो कॉन्फिडेंस के लिए मुर्तजा वहाब ने भी असेंबली में बकायदा ऑफर कर दिया है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नाम भी लिया हमजा का। अब बताइए, वो कहते वरना चौधरी की तरफ जाएंगे, बांधे उसके पास 5-6 हैं। ये एक नई गेम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और को कसर रहेगी, उनसे इंतकाम लेने की घड़ी खराब हो गया तो घसीटते वो ले गए। सियासी चालबाजियां हैं, और एक तरफ उनको आपने चित कर दिया, और अब उनको दोबारा मनाने जा रहे हैं। बनाने जा रही है तो फेलर है कि मरियम को नहीं हम एक्सेप्ट करते, हमजा राइट, हमजा शहबाज को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके लिए फिर कुछ दौरे डाले जा रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, बबहाना है शीरें बतराना है मौजू, बकशेद सुए खाना महे खूब खुश लखारा। तो वो अब किसी तरह उनको दोबारा मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो इस जगह पे उनके साथ पंजाब तक लिमिट करके मुस्लिम लीग नून को और अपनी सियासत आगे बढ़ाई जाए। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इतना काफी हो गया। फिर मैंने सिंध की तरफ जाने जहाँ कुत्ते खा गया। शायद खान अब्बासी का रात को जो प्रोग्राम था वो बड़ा मेरे क्लैरिटी के साथ आ गया। उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी अहम की। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे यहाँ कल्चर है कि किसी भी कोई चीज तब्दीली आनी होती है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। उसका मकसद ये है कि पीपल पार्टी के साथ एस्टेब्लिशमेंट है और वो ये चाहते हैं कि बुज़दार को हटाया जाए, तो हम इस गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जो खबर थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे कि परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और परवेज इलाही साहब जब आएंगे तो वो चूंकि पॉलिटिकल आदमी है, वो आके मुस्लिम लीग नून को, ये मुल्क भांज हो चुका है, ये 3-4 बंदों के अलावा कोई नहीं है। ये देखें, ये थीरी तो चलती है ना, जो कि अपॉर्चुनिटी का पावर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। अब कैसा बैठता है असेंबली में जो लोग 200-250 बंदा मुख्तलिफ पार्टियों का, मुख्तलिफ इतने लोग हैं सर। देखे ना, यही तो 129 बंदे हैं उनमें। देखना तारीख कैसे अपना पहिया चलाती है। एक जमाना था कि
जमात इस्लामी एक तरफ खड़ी होती थी और पीपल पार्टी का नजरिया एक लिबरल नजरिया होता था। आज पीपल पार्टी के जो चेयरमैन है वो जाके जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में जाके पॉलिटिकल डिस्कस करते हैं। तो ये होता है डिफरेंस। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। क्या आपने जो सवाल पूछा कि जी माँ जोगी ये लीडर नहीं आया, तो लीडर तो हमने बुजदार दिया, आपको पसंद नहीं आ रहा। ये तो कोई ना बात है कि एक्सपेरिमेंटेशन तो इजाजत दे देना हमें। सिर्फ एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाया हुआ है जी। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि जो इस पंजाब के ताकतवर फ्यूडल्स हैं वो एक छोटे फ्यूडल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और कोई बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर अपोजिशन चौधरी को ले आएगी तो अपने पांव पे कुहाड़ी मार रही है। हमजा तो बन जाता है क्योंकि वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है। मरियम साहिबा जो हैं वो नेशनल असेंबली में जाके कहीं इलेक्शन लड़के प्राइम मिनिस्टर का किसी को रिजाइन करा के लड़ सकती है जी, मगर व्हाट आई एम ट्राइंग, अभी तो उनपे वो है बंदिश है। बट एट द सेम टाइम जो हमजा है वो तो पंजाब असेंबली में ही आएंगे ना। सो ये गेम्स तो चलेंगी। टूटेगी के हालात कब साजगार होते हैं और हवा का रुख कब मुनासिब। यहाँ तो टाइम बार केस आपका नहीं सुनेंगे, 8-8 साल बाद ददेबिया नहीं ठीक हुआ, क्या कहते हैं। और जज साहब ने मना कर दिया कि आप बहस नहीं कर सकते, ऐसा ही है जी। बात यही है, वो उसको नेरिया कर दिया जो डैनियल पर्ल का सो कॉल्ड कातिल था। सो यस, यहाँ पता नहीं लगता कि चीजें किस तरफ जाएंगी, बट एट द सेम टाइम इस वक्त अगर इन हाउस है तो वो डेमोक्रेसी की जीत है, अगर आउट ऑफ हाउस चीजें होंगी तो वो डेमोक्रेसी की हार होगी। सो इन अ वे लेट अस सी के पीटीआई अपनी चाल क्या चलती है। उन्होंने चली थी ना सेनेट चेयरमैन में और ले गए बाजी, तो यहाँ भी देख लेते हैं। कर्नल साहब, आज का सवाल ये था कि इस हुकूमत ने रिशफलिंग में फेडरल कैबिनेट में यानी हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। दूसरा ये था कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है या नहीं, और सिंध में कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, 95 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है, और कुत्ते किसी एनजीओ ने मारे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि पूरी अपोजिशन का, जिसके अंदर एक अगर पीपल्स पार्टी को लेकर तो वो एक सूबे की सरबराह है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर अपोजिशन बशमूल पीपल्स पार्टी के उनकी तोपों का रुख या पंजाब की तरफ है या केपी की तरफ या फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ है। और आप यकीन मानिए कि पंजाब और केपी फिर भी बेहतर हालत में है एज कंपेयर टू सिंध। आप जरा कराची चले जाएं, इंटीरियर सिंध के अंदर आप चले जाएं, ये जो कुत्तों की आपने बात की है, ये तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला एक लाख से चल रहा है। और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो किसी तरह आपको किसी डायरेक्शन के अंदर कोई काम करती हुई नजर नहीं आएगी। आप यकीन मानिए पिछले 12-13 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी के जितने भी एमपीएज या एमएनएज हैं वो अगर अरबपति नहीं तो करोड़पति एक लिहाज से हो गए हैं, लेकिन अवाम बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं। बट इट्स आई वुड सिंपली से इसके बावजूद भी लोग एक लिहाज से इनको फॉलो करते हैं। जो आपने कहा जी कि इन्होंने हैट्रिक कंप्लीट कर ली, इमरान ने अपनी कैबिनेट को रीशफल करने की, तब्दील करने की, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट की गेम कुछ और होती है। जब आप रमूज़े ममलकत के अंदर आते हैं, जब हुकूमत चलानी होती है तो वहां पर आपको टीम बड़ी बेहतर तरीके से चुननी होती है और उससे फिर आपने नतीजा भी लेना होता है। टाइम आगे जाए ब्रिगेड साहब, वो कहते हैं रमूज़े ममलकत खुसरवा नादानत। कल हमारे दोस्त बैठे हुए थे, वो कहते हैं, वो बड़े सीनियर थे, उन्होंने कहा जी रमूज़े ममलकत नो शेर दानत। ये असल शेर क्या है मुझे बताइए कि ये रमूज़े ममलकत है, ये चंद लोगों ने घर की जो लौंडी बनाई हुई है, ये फिर वही सवाल मेरा आता है कि इस कौम में दीदा पर कोई नहीं आया था क्या उनसे लोगों ने? ये अफसोसनाक बात है कि हमारे जो खुसरो हैं उनको रमूज़े ममलकत का पता नहीं है। खुसरो हैं, खुसरे हैं। और वो आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एतराफ़ करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, 2.5 साल गुजर गए, हमें तो अब समझ आया। तो भाई वो दिन पाकिस्तान की जमहूरियत का कामयाब दिन होगा जब कोहना मश्क लोग, तजुर्बेकार और लायक ईमानदार लोग आगे आएंगे, खुसरो बनने की कोशिश करेंगे जमहूरियत के जरिए। इम्पोज्ड बाहर से लाए हुए कठपुतली की जगह खुद हमारे ग्रास रूट से उगेंगे।
और लोग उनकी इज्जत करें और वो जमहूरियत के जरिए हुकूमत संभालें और बाद में बहाने मत करें। उनको तजुर्बा होना चाहिए। देखिए मेरे तो बड़ा पॉजिटिव सा स्टैंस है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो विजन और पैशन रखता है, कमिटमेंट रखता है, उसको पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आगे आना चाहिए और ऐसे ही गन साफ होगा। जब अच्छे लोग बैठकर तनकीद करेंगे और बुरे लोग अगर हुक्मरानी करेंगे तो फिर तो उनको तनकीद का भी हक नहीं होना चाहिए। दो चीजें करने की जरूरत है, एक इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन करने की जरूरत है और दूसरा लोकल बॉडीज को फाल करने की, फिर कुत्ते भी साफ हो जाएंगे और लीडर भी नए आपके पास अदा करता हूँ। किस्सा कोता यह है कि हमने बड़ा डिस्कस किया कि ये निजाम बहुत सीधा और गल सड़ चुका है। इन्हीं में से लोगों को तलाश करके, इन्हीं साजिशों में से इन्हीं लोगों को दोबारा एक दूसरे के साथ मिल मिला के सिस्टम में कभी बदला नहीं जा सकता। अगर नाज़रीन किसी जगह कुत्ते का गोश्त डाला जाएगा तो आगे कीमा भी कुत्ते का नजर आएगा। मैं समझता कॉम्पिटेंसी कहें इस निज़ाम को बिल्कुल बोसीदा हो चुका है, इसको बदलना बड़ा जरूरी है। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।